Preview. आदाब अर्ज़ है, महाराष्ट्र न्यूज़ टुडे के प्रोग्राम रूबरू में आपका इस्तकबाल है। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि हम इस प्रोग्राम के द्वारा आपकी मुलाकात किसी ऐसी शख्सियत से करवाते हैं जिसने अपने फील्ड में कुछ काम किया है और काम कर रहा है। आज जो हमारे मेहमान हैं वो कांग्रेस के एक्स प्रेसिडेंट है शहर के, और खुसूसन औरंगाबाद नामांतर का जो मामला चल रहा है उसको लेकर के कोर्ट कचहरी और वकील डिसाइड करना और इस तरह की जो भी जिम्मेदारियां वो निभा रहे हैं वो यकीनन काबिल तारीफ है। इसीलिए आज हम उनसे मुलाकात करेंगे जनाब शाम उस्मानी साहब से। उस्मानी साहब अपने हमें वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब कांग्रेस को कई साल तक आपने लीड किया है शहर में, और उसके बाद इस्तीफा दे दिया नामांतर के मौजू को लेकर के। जी, आज कांग्रेस से दूर है आप, कैसे महसूस करते हैं? कोई गलती की थी? बहुत हल्का महसूस करता हूँ कि गलत चीज का साथ मैंने नहीं दिया, उस ओहदे पर मैं नहीं बैठा रहा जहाँ गलत हो रहा था। जब मुझे सबसे पहले अंदेशा हुआ कि जो कांग्रेस की जो लीडरशिप है वो शिवसेना का जो स्टैंड था औरंगाबाद को संभाजी नगर तब्दील करने का, इसमें जाने वाले हैं ये लोग इस एग्रीमेंट के अंदर, तो मैंने अपनी तरफ से उनको आगाह किया कि ये काम आप ना करें और ये जो प्रपोजल है इसमें हमको शामिल नहीं होना चाहिए एज अ पार्टी। लेकिन मुझे ये एहसास हुआ कि ये शायद मुझे सच नहीं कह रहे, लेकिन इनके जो नेता लोग हैं वो लोगों के खुद ये बात दिल से थी कि वो इस शहर को संभाजी नगर में कन्वर्ट कर देना चाहते थे, इसका नाम तब्दील कर देना चाहते थे। जी जी। तो मैंने अपनी तरफ से मेल्स किए, मेल्स करने के बाद जो है, नहीं, आपने इस्तीफा दे दिया लेकिन उसका असर तो कुछ नहीं हुआ। जो हुकूमत को करना था उन्होंने कर लिया। कहने का मतलब ये है कि वो सियासी जमात जो आज़ादी के बाद से आज तक मुसलमानों का साथ देने की बात कर रही थी, मुसलमानों को साथ लेकर चल रही थी, उस पार्टी को छोड़कर आप अलग हो गए। कहीं ना कहीं नुकसान तो पार्टी का भी हुआ और आपका भी हुआ। मौजूदा सियासी हालात अगर हम उस पर बात करें महाराष्ट्र की, तो आप किस तरह देखते हैं? देखिए, सियासत तो मेरा मानना है कि ये इंडिविजुअल के लिए नहीं की जानी चाहिए। उसको हमेशा मुआशरे के भलाई के लिए सियासत करनी चाहिए। हमारा दीन भी हमको ये सिखलाता है और एक सामाजिक जिम्मेदारी भी ये होती है। मुझे जिस वक्त मैंने आपको जैसे बताया कि समझ आया कि ये संभाजी नगर हो जाएगा और मैं वहां बैठे हुए इंटरव्यूज दूं या काम करूं, तो ये मुझे मॉरली बिल्कुल भी सही नहीं लगा कि मैंने वहां बैठ के, अगर मैं वो चीज, जैसे हम कहते हैं कि भाई अंदर जाके काम करना या अंदर जाके मसलों को हल करना, मुआशरे की मदद करना, अगर मैं अंदर रह के उस चीज को रोक नहीं सकता। दूसरी बात आई कि कई लोगों ने कहा कि आपने अंदर रह के लड़ाई लड़नी चाहिए थी। जी। तो मैंने फिर सबसे पहले अपने ओहदे से इस्तीफा दिया। उसके बाद मैं हाईकमांड से राब्ते में आया कि ये जो हुआ ये गलत हुआ। जिस वक्त मुझे ये समझ में आया कि इनकी हाईकमांड भी इस मुद्दे पे इनके साथ, तो इसीलिए मैंने अपने आप को अलग किया कि अंदर रह के आप किससे लड़ेंगे। जब राहुल गांधी और उनकी पूरी टीम अगर इस मुद्दे पे यहाँ की लीडरशिप के साथ है, तो फिर आप अंदर रह के, अब आपका सरगना या आपका जो नेता है या हेड है वही अगर आपके साथ नहीं है, तो आप अंदर रह के किससे लड़ेंगे? तो बेहतर है कि हम बाहर डिसीजन लिया, आप लड़ाई लड़ रहे हैं, अल्लाह आपको कामयाब करे, हम ऐसे दुआ करते हैं। मेरा सवाल ये था कि उसके बाद महाराष्ट्र की जो सियासी सिचुएशन बन रही है, यहाँ पे तीसरी अगाड़ी और एक अगाड़ी और है साथ में है, जैसे राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना मिलाकर, और जो कुछ भी हुआ, जो हुकूमत छीनी गई, बाद में जिसको बिठाया गया, जो मामला चल रहा है, अब 24 अभी जो इलेक्शन होने वाले हैं हमारे स्टेट में, उस इलेक्शन को लेकर के आप क्या सोचते हैं कि किस तरह का वातावरण रहेगा इलेक्शन का? जितना मैं एक सियासत का तालिब इल्म रहते हुए समझाऊं, मुझे ये समझ आता है कि जो अक़लियती तबका है या माइनॉरिटी, खुसूसी तौर पे मुस्लिम कम्युनिटी, जो हमेशा सारी सियासी पार्टियों का एक बड़ा वोट बैंक रहा है, तो अभी जिस तरीके से सियासत बदल रही है, पूरी दुनिया में आप देख रहे हैं कि सियासी समीकरण और सामाजिक समीकरण बदल रहे हैं,
तो मुस्लिम्स कम्युनिटी को भी ये सोचना चाहिए, मुसलमानों को, कि हमको आगे सियासत में अपना मुकाम किस तरीके से बरकरार रखना है या उसको किस तरीके से हमको पावर में आना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जहां तक अगर बात करें तो इन सियासी पार्टियों में सब ने अपने खूनी पंजे हमारे सामने कहीं ना कहीं, चाहे कर्नाटक में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे और किसी स्टेट में हो, ये इन्होंने जाहिर कर दिए हैं। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो आप देखेंगे कि लोकसभा के अंदर एक भी मुस्लिम कैंडिडेट को इन्होंने टिकट नहीं दिया, जी, जिसका फायदा एमआईएम जैसी पार्टियां उठाना चाहती है। देखिए, किसी भी डेमोक्रेसी में जी हम अपनी 1.5 इंच की मस्जिद अलग नहीं बना सकते। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर आप कांग्रेस से छोड़े और आपको कौम की हमदर्दी थी, तो कौम के लिए लड़ने वाली एक पार्टी थी एमआईएम, आप वहां पर क्यों नहीं गए? देखिए, एमआईएम मेरी नजर में पहले भी गलत थी। आप आज भी कह रहे हैं कि मैं क्या रहा हूँ, ताकत बनना चाहिए। मैं क्या, मुसलमानों की ताकत है। जी जी, मैं मुसलमानों की ताकत नहीं है वो एक, जैसा कहेंगे, अगर कहीं जख्म हो गया तो एक सूजन आ जाती है, उस सूजन को आप पीला नहीं कह सकते। अच्छा, तो यहाँ क्योंकि जो कांग्रेस की 2000 से 2014 तक जो क़यादत थी कांग्रेस की, उससे नाराजगी थी मुस्लिम कम्युनिटी की, इसीलिए आप देखते हैं कि औरंगाबाद में ही जो है एमआईएम को उभार मिला, बाकी दीगर जिलों के अंदर उनको उभार नहीं मिला। वो नाराजगी की वजह से लोग उनके साथ चले गए। अगर कोई पहले गलत था और अगर जो जिनके साथ में था वो गलत हो गए तो पहले वाला गलत सही हो जाएगा, ये गणित मेरी उसमें नहीं बैठता है। बिल्कुल, इसलिए मैं एमआईएम के साथ नहीं गया। मेरा ये मानना है कि मुसलमानों ने अभी जो है अपनी एक लीडरशिप खुद से चुननी चाहिए, उसके लिए किसी सियासी पार्टी का बंधा हुआ होना ये जरूरी नहीं है। अभी जो इलेक्शन हुए सेंट्रल लेवल पर और सारे मुल्क में और कुछ माइनॉरिटी में कांग्रेस के पीछे खड़ा नजर आया, और जो या ऐसी जमातों के पीछे खड़ा नजर आया जो उनकी बात करती है, तो समाजवादी है, आरजेडी है और कांग्रेस है। तो किसी भी डेमोक्रेसी में, जैसे कि मैंने कहा आपको, कि माइनॉरिटी का बड़ा इम्तिहान होता है, खुसूसन जब वोट डालते हैं तब, और बड़ी जिम्मेदारी भी होती है। तो वो जिम्मेदारी को ऐसे सियासी पंडित कहते हैं कि आज का जो हिंदुस्तान का मुसलमान है उसने अपनी उस जिम्मेदारी को बहुत हद तक समझ लिया है और उसी पैटर्न के ऊपर अभी लास्ट इलेक्शन में वोट दिया है। तो फिर अब अगर हम महाराष्ट्र की फिर से बात करेंगे तो महाराष्ट्र में भी माइनॉरिटी का वोट उसी जगह जाएगा जो उनकी बात करता है, उनके हितों की रक्षा करता है। तो वहां पर आप जैसी सोच रखने वाले या एमआईएम जैसी सोच रखने वाले कि भाई हमको अपनी एक ताकत बनाना है जी, तो अपनी ताकत कहाँ बनाएंगे, क्योंकि एक जगह नहीं है कम्युनिटी। देखिए, इस वक्त जो कम्युनिटी का जो इस वक्त जो अफसोस है या जो कंसर्न है वो ये है कि कम्युनिटी के अपने रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो चुन के नहीं आ रहे। ये वोट तो हम दे रहे हैं लेकिन हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है वो असेंबली में और पार्लियामेंट में ये कम होता जा रहा है। इसके लिए मुझे लगता है कि एक बार कहीं ना कहीं मुस्लिम कम्युनिटी को अपनी जो ताकत है वो इन पार्टियों को दिखाने की जरूरत है। किस तरह? मैं वही आपसे कहने जा रहा हूँ। तो मुझे ये लगता है कि मुस्लिम कम्युनिटी को पूरे स्टेट में एक पॉलिसी बनाने की बजाय, जैसे हमने ऐसे पार्लियामेंट में किया, वो सिचुएशन अलग थी। वो मोदी और बीजेपी का एक जो पूरे मुल्क में जो तकलीफ थी उसके लिए सबने मुत्तहिद होकर वोट किया, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे किसान हो, एससी हो, एसटी हो, सबका कंसर्न एक था कि बीजेपी से सब तंग थे, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा था, महंगाई बढ़ चुकी थी, सारी चीजें थी, वहां वोट किया। लेकिन अभी जब बात करें असेंबली की, असेंबली में हमारा कंसर्न ये है कि हमको नुमाइंदगी चाहिए जी। अब नुमाइंदगी अगर कांग्रेस से नहीं मिल रही है या एनसीपी से नहीं मिल रही है और सही नुमाइंदगी नहीं मिल रही है, जो नुमाइंदे चुन के जाएं वो कम्युनिटी के कंसर्न की बातें करें। जी, ओके, सही नुमाइंदगी क्या होती है, क्या करना चाहिए सेकुलर पार्टियों ने जिससे कि मुस्लिम कम्युनिटी को एक सेटिस्फेक्शन मिल सके? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जो नारा था बीएसपी सुप्रीमो काशीराम का, वो ये था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। बिल्कुल। उस फॉर्मूले को अडॉप्ट करना चाहिए। आपने मुस्लिम कम्युनिटी की अगर 14.4% वो है आबादी है तो आपने कम से कम 15% टिकट्स जो हैं वो मुस्लिम कम्युनिटी को देने चाहिए। दूसरी चीज, उन कैंडिडेट्स को देने चाहिए जिनको समाज पसंद करता है, ना कि आप अपने कैंडिडेट्स लाके थोप दें कि ये जी हमारा फलाना पदाधिकारी है, इसको हमने कैंडिडेटचर दे दिया है, आप इसको चुन के दें। तो वो कैंडिडेट डिजर्विंग हो, वो कैंडिडेट चुन के जाएगा तो माशरे के कुछ मसले हल कर सकेगा। वो पढ़ा लिखा भी होना चाहिए,
यूजुअली ये लोग ये करते हैं कि टिकट तो देते हैं लेकिन उस कैंडिडेट को देते हैं जो गिरने वाला हो। तो मुझे ये लगता है कि इस वक्त की मुस्लिम कम्युनिटी को अपने कैंडिडेट्स चुनने चाहिए हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, अपनी डिस्ट्रिक्ट वाइज पॉलिसीज तय करने की जरूरत है। भले वो मुस्लिम हो या अगर कोई समझ लीजिए वहां मुस्लिम ना भी हो, तो हम ख्याल हमारा कोई हिंदू भाई हो उसको भी मुस्लिम कम्युनिटी सपोर्ट कर सकती हो। अगर समझ लीजिए फॉर एन एग्जांपल किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में कांग्रेस का कैंडिडेट खड़ा है, अगर वो वहां पे कोई अच्छा मुस्लिम कैंडिडेट है तो मुस्लिम कम्युनिटी उसको बैक करके जिता दे, वो इंडिपेंडेंट हो या किसी उससे आता हो। अगर वहां कांग्रेस का कैंडिडेट अच्छा है तो उसको सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके से हमको अपनी जो लाइक माइंडर क़यादत है उसको असेंबली में भेजने की जरूरत है। आप सिर्फ एक अगर पॉलिसी बना देंगे स्टेट वाइज, तब तो ये पार्टियां हमें इसी तरीके से एक्सप्लॉइट करती रहेंगी, या आके हमको इसी तरीके से डराते हैं कि अगर आपने हमारे कैंडिडेट को वोट नहीं किया तो बीजेपी आ जाएगी। हमको कैलकुलेशन करना चाहिए हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और कैलकुलेशन करने के बाद हमको उन पार्टियों को कहना चाहिए कि हम अपना नुमाइंदा भेज रहे हैं, आप बेफिक्र रहे, हम आपको वोट देंगे। प्रॉब्लम वही है सर, ये जब डिसाइड कौन करेगा। और चूंकि माइनॉरिटी का मसला ये भी है कि किसी शहर में वो अपनी एक अच्छी खासी तादाद रखते हैं, नंबर्स रखते हैं, और किसी शहर में वो बिल्कुल ही पीछे है, बहुत नंबर गिनने जैसे भी नहीं है। ऐसे कई शहर है महाराष्ट्र में भी। तो तुम कैसा डिसाइड करते थे कि हमारा एक आदमी होना चाहिए, जबकि अभी जो इलेक्शन हुए मिड टर्म इलेक्शन में, MP इलेक्शन में, माइनॉरिटी ने उद्धव ठाकरे साहब की पार्टी को भी वोट दिया, जहाँ पे वो ताकतवर थे, वो राष्ट्रवादी को भी वोट दिया और कांग्रेस को भी वोट दिया। देखिए औरंगाबाद सोच बदल रही है, सोच एक माइनॉरिटी की जो होना चाहिए, जो उसका जो पीछे उसके फलसफा है, माइनॉरिटी की जो डेमोक्रेसी का फलसफा है कि माइनॉरिटी को बहुत संभल कर काम करना पड़ता है और मेजॉरिटी से ज्यादा काम करना पड़ता है, तब वो अपने आप को साबित कर सकते हैं। उस फिलोसफी को कहीं ना कहीं आज का मुस्लिम हिंदुस्तान का समझ रहा है। और वो सियासी पार्टियां जो इस तरह की बात करते हैं कि भाई हमको अपनी ताकत बताना है, तो ताकत बताने किस तरह बताएंगे, यही सवाल फिर खड़ा हो जाता है। मैंने जैसे आपसे कहा कि हमको सिर्फ 100% आप कहेंगे कि मुस्लिम क़यादत, हमें अपनी ताकत बतानी है। ताकत बताने के लिए कहीं आपको मुस्लिम योद्धा लगेंगे असेंबली में, कहीं आपको अपने हम ख्याल हिंदू भाई भी अपनी तरफ से योद्धा करके उनको भी आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। तो आप किसी पार्टी के दामन से बंधने की बजाय, चाहे कांग्रेस हो, चाहे राष्ट्रवादी, MIM, वंचित, कोई भी पार्टी हो, इसमें शिवसेना, कोई भी आजकल वो भी अपने आप को मुसलमानों के हिमायती बताते हैं, तो कोई भी पार्टी हो इसके दामन से बंधने की बजाय एज अ कम्युनिटी डिस्ट्रिक्ट वाइज या रीजन वाइज हमको सोचना चाहिए। अगर हमारी उतनी तादाद है कि हम अपना कैंडिडेट ला सकते हैं तो हमको अपना कैंडिडेट भेजना चाहिए। जहाँ पे तादाद है, जहाँ वहां पर 3-3, 4-4 लोग खड़े हो जाते हैं। अब ये तो कम्युनिटी के जो जिम्मेदार होते हैं उस शहर के, उन लोगों को भी सोचना चाहिए, समझना चाहिए। जब हम किसी एक पार्टी का प्रचार करते हैं कि इत्तेहाद कायम रखो और आप मुत्तहिद हो जाओ और ये हो जाओ, तो ये मुझे लगता है कि सही कैंडिडेट भेजने की जरूरत है। ये भी जरूरत है देखने की कि क्या जो पार्टियां ये क्लेम करती है उनको कोई अलायंस अगर ऊपर बनता है तो क्या उनको वो तस्लीम करते हैं। अगर वो वोट तो ले रहे हैं मुसलमानों के, चुन के आ जा रहे हैं, लेकिन अगर वो किसी सत्ता पक्ष का कहीं भी हिस्सा नहीं बन सकते, उनको वो अलायंस तस्लीम ही नहीं करता, कबूल ही नहीं करता, तो फिर ऐसे उम्मीदवार को भेज के वहां पे आपकी बात को सत्ता से जो भी आपके दूसरे भी प्रश्न है, सारे प्रश्न जो भी हमारे एजुकेटेड हो, एजुकेशन का हो, एम्प्लॉयमेंट का हो, और कोई स्कॉलरशिप्स हो या दीनी मदारिसों के मसले हो, जो भी कुछ हमारे मसले हो, वो सारों को एड्रेस करके जो छुड़ा के ला सके, उसको इश्यूज को सॉल्व कर सके, ऐसे उम्मीदवार को चुन के देना चाहिए। जहां मुस्लिम जा सके वहां मुस्लिम को भेजें। कहने का मतलब ये कि चाहे कोई हिंदू भाई भी हो, बिल्कुल किसी अच्छी पार्टी से खड़ा हो, किसी हमदर्द हो, पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, तो उसके पीछे हम लोग खड़े हो सकते हैं, जो चुन के आ सकता है। और जहां आपको प्रायोरिटी होनी चाहिए कि जहां अगर आपको लगता है एज अ कम्युनिटी के मुस्लिम भाई अगर चुन के आ सकता है, और उसको भी जिम्मेदारी है कि वो दूसरे समीकरण भी बिठाए, वो अदर कम्युनिटीज के साथ भी अपना जो रवैया है अगर वो कर सकता है, तो जरूरी नहीं है कि 100% जहां मुस्लिम आबादी है, हो सकता है कि कहीं 50 या 40% मुस्लिम आबादी है और बाकी दूसरे दीगर वोट है दलित भाइयों के साथ, OBC भाइयों के साथ या हिंदू भाइयों के साथ, वो दूसरे जो है उनके साथ समीकरण बिठा के वो अगर चुन के आ सकता है, तो कम्युनिटी को वो करने की जरूरत है। सेक्युलर जो हमारे पास जो आइडियोलॉजी थी महात्मा गांधी की और बाबा साहेब अम्बेडकर, नेहरू, मौलाना आजाद, इनकी उस आइडियोलॉजी को फॉलो करने की जरूरत है। सीधे सीधे कांग्रेस के दामन से बंध जाना कि ये गांधी के उत्तराधिकारी हैं, मुझे लगता है ये अब हमको फिर से विचार करने की जरूरत है, ये इससे बाहर निकलने की जरूरत है इस सर्कल से। कांग्रेस नहीं तो कौन और दूसरी कौन सी पार्टी? अपनी खुद की पार्टी बनाना।
हमने एमआईएम है, ऑप्शन है। देखिए, हम लोगों ने कांग्रेस से बाहर निकल के एक पार्टी रजिस्ट्रेशन का काम शुरू किया था और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ महीनों के बाद में ही हमको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से उसकी परमिशन भी मिल गई थी। हमारा इरादा है कि आने वाले महानगर पालिका में हम अपने उम्मीदवार उतारेंगे। इंसान को कभी भी अपने उससे बहुत बड़ी, क्योंकि हम इतनी अभी ताकत नहीं बने कि हम पार्लियामेंट में या इसमें जो है अपने उम्मीदवार उतार सकें। तो हम कॉर्पोरेशन या जिला परिषद से करना चाहेंगे, जिसमें हमने एक सेक्युलर आइडियोलॉजी को रखा हुआ है, जिसमें हमने सभी गैर मुस्लिम भाइयों को भी फाउंडर मेंबर्स में दिया हुआ है और सारे पढ़े लिखे और अच्छे। जैसे मैंने कहा कि काशीराम जी का जो नारा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, वो हमने काशीराम जी का नारा भी जो है तो अब दम तोड़ता नजर, वो मायावती जी का जो सियासत है वो दम तोड़ती नजर आ रही है। वो नारा आज भी कायम है। अगर और ये जो है अगर इस फॉर्मूले पे अमल करेंगे तो मुझे लगता है मुल्क के अंदर एक जरूर एक नई सियासत की शुरुआत होगी। और ये जो सारी पार्टियां हैं इस वक्त ये कहीं ना कहीं एजेंट्स बन गई हैं सिर्फ किसी समाज की, चाहे कांग्रेस हो, चाहे राष्ट्रवादी हो, चाहे एमआईएम हो या और कोई पार्टियां हो, ये सारी जो है, ये बीजेपी भी हो गई हो, तो ये सारी जो है ये एजेंट्स बन चुकी हैं कि हमारे पास ये समाज है, हमारे पास ये समाज है। ये समाज को बेवकूफ बना रही है। अगर आप देखेंगे तो अयोध्या में जो बीजेपी ने किया, तो मुझे लगता है कि वो हिंदू समाज के साथ सबसे बड़ा धोखा है जो उन्होंने वहां पे किया। इसीलिए जहां जहां भी श्री राम के बारे में कुछ आता है वहां बीजेपी हारी है। वक्त बदल रहा है, हालात भी बदल रहे हैं, क्योंकि हमारा डीएनए में ऐसा कहा जाता है कि हम हिंदुस्तानियों के डीएनए में हमारा सेकुलरिज्म सही बात है और उसी को लेकर के चाहे अब पिछले 10 साल 14 के बाद से जो कुछ भी हमने देखा वो भी दम तोड़ रहा है, वो कमजोर होता है, वो फलसफा भी कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। मैं आपसे इसमें एक बात ऐड करना चाहूंगा जी कि कांग्रेस जो 2014 के बाद धीरे धीरे ये तस्लीम कर चुकी थी कि अब ये देश ये सिर्फ हिंदुत्व की राजनीति पे चलेगा, उसके बाद कांग्रेस ने भी हिंदुत्व के एजेंडे पे धीरे धीरे अपने आप को ले जाना शुरू कर दिया था। लेकिन बड़ी मजबूरी उनके लिए रही कि वापस उनको फिर से कहीं ना कहीं उधर लौटना पड़ रहा है, लेकिन उनका दिल अभी भी पूरा नहीं है कि वो वापस यहाँ लौटे। वो आज भी कोशिश कर रहे हैं। यस, एक जमात जो आपकी बात करती थी, आपने उसका साथ छोड़ दिया, तो क्या करे वो जमात? तो मुसलमानों ने साथ छोड़ दिया, तो मुसलमानों को साथ नजदीक करने के बाद उनके जो मेजॉरिटी वोट थे वो दूर हो रहे थे। ऐसी सिचुएशन बन गई थी, लेकिन फिलहाल अभी वो चेंज हो गई वो हालत। अब उससे बात फिर कभी कर सकते हैं, ना ही कर तो बेहतर है। औरंगाबाद शहर की अगर हम बात करेंगे, आने वाले इलेक्शन में किस तरह का आप नजारा देख रहे हैं, किस तरह की समीकरण बनने जा रहे हैं और क्या होगा इस वक्त? तो मुझे जो सारी सियासी पार्टीज और उनके कारकुनों पे जो मेरी नजर जाती है, तो मुझे ये लगता है कि ये सारे टिकटों के या अपने अपने बेनिफिट्स के लिए जो है कोशिश कर रहे हैं। कौन कौन सी पार्टी में कब प्रवेश कर जाए इसके बारे में नहीं कहा जा सकता। आज जो एमआईएम का नेता है, कल वो कोई आपको कांग्रेस या राष्ट्रवादी के प्लेटफॉर्म पे नजर आए, या कहीं कोई कांग्रेस राष्ट्रवादी का नेता एमआईएम के वंचित के प्लेटफॉर्म पे नजर आए, ये आप नहीं कह सकते। मैं सिर्फ अपनी बात कह सकता हूं कि मैं इन पार्टियों के किसी भी प्लेटफॉर्म पे इंशाल्लाह आपको नजर नहीं आऊंगा। मैं गांधीवादी विचारों का आदमी हूं, मैं उसी विचारों पे था। कांग्रेस गांधीवादी विचारों से हट गई, मैं कांग्रेस से दूर हो गया, लेकिन मैंने अपनी विचारधारा नहीं छोड़ी है। जो विचारधारा हिंदू मुस्लिम एकता की थी, गांधी, नेहरू, मौलाना आजाद, बाबा साहेब अम्बेडकर की थी, मैं उन्हीं विचारों पे हूं। और मुझे लगता है कि विचारों पे इंसान को डटे रहना चाहिए। इंसान अगर विचारों से हट जाए तो यह हालत जो आज बीजेपी की हुई है, या जो हालत कांग्रेस की हुई है, या शिवसेना की हुई है, यही हालत आपको देखनी पड़ती है सियासत के अंदर। आपका कहने का मतलब ये लोगों ने अपने विचार से हट गए? डेफिनेटली ये लोग विचारों से हटे थे, इसलिए जनता के अंदर इनको मुक्की खानी पड़ी। कांग्रेस बीच में सिर्फ पैसे के और करप्शन के उसमें चली गई थी, इसलिए जनता ने हरा के बीजेपी को लाया। बीजेपी ने ये किया कि सारे कांग्रेस के नेता भर दिए, तो कहीं उनका जो वोट बैंक था वो भी नाराज हो गया। उद्धव ठाकरे ने अपनी आइडियोलॉजी चेंज की, उनका जो आइडियोलॉजी थी, जो बाल ठाकरे के जो पॉलिटिक्स को पसंद करके शिवसेना को बैक करती थी, वो उनसे दूर होगी। तो मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स में एक तालिब इल्म होने के नाते इसका पॉलिटिकल साइंस का, मुझे ये लगता है कि इंसान को विचारधारा पे रहना चाहिए। पब्लिक आपके पीछे है नहीं है ये बात अलग है। पब्लिक के पीछे अगर आप भागेंगे तो आपके हाल ये हो जाएंगे कि आपके हाथ में जो है वो भी चला जाएगा और आप कहीं के नहीं रहेंगे। आपको सिर्फ अपने विचारों पे रहना चाहिए। आपके विचार देख के पब्लिक का मूड बदलता रहता है। वक्त के साथ साथ हालात बदलते रहते हैं, और खुसूसन सियासत में कब क्या हो जाए, कौन किसके पल्ले में चला जाए, कौन किसके पल्ले में चला जाए, इसका भरोसा नहीं होता है। क्योंकि हम हिंदुस्तानियों के डीएनए में सेकुलरिज्म भरा हुआ है। हम बहुत देर तक
किसी भी समाज के बर्तरी को या किसी भी एक समाज के मजहब को या किसी भी ऐसी सोच को जो हमारी डेमोक्रेसी के लिए खतरा है, बहुत देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसकी मिसाल हमने पिछले इलेक्शन में देखी है। औरंगाबाद शहर में जिस तरह के समीकरण बनने जा रहे हैं, हमने उस्मान साहब ने बताया हमको कि हम जिस तरह के समीकरण बन रहे हैं, उस्मान साहब ने हम डिस्कशन में हमने देखा है, नामांतर को लेकर उन्होंने जो मेहनत कर रहे हैं और जो सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं उसको लेकर भी वो समाज में चर्चा में है। देखते हैं कि आने वाला जो महाराष्ट्र का इलेक्शन में उन्हें किस तरह अपने भूमिका अदा करते हैं। क्या वो, जैसा कि उनका इशारा तो बता रहा है कि वो भी इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। अब किस जमात से, किस पार्टी से, वो वक्त बताएगा। आपने हमें वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। अगले हफ्ते ऐसे ही किसी मेहमान के साथ हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए मैं अपनी टीम के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जय हिंद, खुदा हाफिज, नमस्कार, जय भीम।